नमस्कार, सच की आवाज न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आज 5 दिसंबर 2025 शुक्रवार, आपका शुभ दिन। दोस्तों, आज हम आपके सामने देश की 50 बड़ी खबरें साझा करते हैं जिससे झूठी बिकी हुई मीडिया आपसे छुपाती है, लेकिन हम आपको उनको डायरेक्ट बताते हैं बिना किसी दबाव के। लेकिन बहुत से भाई ऐसे हैं फिर भी लाइक सब्सक्राइब नहीं करते और ना यही बताते हैं कहां से हमारी वीडियो देख रहे हैं। चलो बहरहाल आपकी मर्जी, नजर डालते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर पर। नरेंद्र मोदी की सरकार बस कहने की सत्ता में है। जब चुनाव होती है तो कहीं ना कहीं अगर वे ईवीएम मशीन के द्वारा वोट नहीं चुराएंगे तो कभी भी जीत नहीं पाएंगे। वहीं चुनाव आयोग के अध्यक्ष ज्ञानेश कुमार जब तक नरेंद्र मोदी के साथ रहेंगे तब तक कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी चुनाव नहीं हारेंगे। लेकिन चुनाव के दौरान जब नरेंद्र मोदी ने अब की बार 400 पार का नारा दिया था, फिर भी 240 पर सिमट गई। इसी को लेकर कल्याण बनर्जी नरेंद्र मोदी के संसद में कितना बेइज्जती किया कि आप भी सुनकर हंस पड़ेंगे। चलिए एक बार सुनिए। आपने बोला था ना अब की बार 400 पार। खेल शुरू हो गया था सर। खेल तो बहुत सा खेल है सर। चू कित कित भी खेल है। चू कित कित में चू धरा 400 में कित 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 कितना हुआ 240। हो गया, मैं भी हारा गया सर। हम तो आपको ही देख रहे हैं, हम किसी को नहीं देख रहे। एक बार देखने से साइड से आपसे ज्यादा स्मार्ट इधर कोई नहीं है, कोई जेंटलमैन नहीं है जो उनको छोड़ के आपको देखेंगे। मोदी जी का गारंटी है, लेकिन मोदी जी का गारंटी में वारंटी नहीं है सर। हैज चोजन बाय अ मार्जिन ऑफ 1,75,000 वोट। बहुत ज्यादा मोदी जी का ऊपर से सर। ही हैज बिकम नाउ ऑनेस्ट। वॉशिंग मशीन में कैसा क्लीन हो गया देखिए बीजेपी का साथ रहने के बाद। कल्याण बनर्जी का बात सुनकर कहीं ना कहीं हंसते हंसते मेरा भी पेट फूल गया। आप लोगों के फुला की नहीं कमेंट में जरूर बताइएगा। लेकिन जिस तरह से कल्याण बनर्जी ने नरेंद्र मोदी जी के 400 पार का नारा का मजाक उड़ाया, उनके बातों में एकदम सच्चाइयां झलकती है। कल्याण बनर्जी एक वृद्ध नेता है जो पहले बीजेपी की ही सरकार में थे। उनके साथ मोदी ने उनके सच को देखकर उनके साथ गलत व्यवहार किया, जिसके बाद कल्याण बनर्जी ने भाजपा को छोड़ दिए। बढ़ते अगली खबर में। दोस्तों, आप सभी के समक्ष रोजाना हम बजट और महंगाई की खबरें लेकर आते रहते हैं। आज इसी प्रकार की खबर सामने आ चुका है, जहां पर राघव चड्ढा नरेंद्र मोदी के सरकार की तुलना 2014 की पहले की सरकार से कर रही है, क्योंकि उस समय जिस तरह की हमारे देश में चीजें सस्ती थी, आज की तुलना में महंगाई आसमान छू रही है। राघव चड्ढा का बड़ा सवाल है कि हर किसान के ऊपर 74,000 की कर्ज है जिसे सरकार माफ नहीं कर रही है, जबकि कुछ लोगों को अनगिनत पैसे देकर उन्हें देश से बाहर कर रही है। सुनिए खबर को। 2014 में जब यह सरकार बनी थी तो पेट्रोल 55 रुपए प्रति लीटर पे बिकता था। आज पेट्रोल 100 रुपए प्रति लीटर पे बिकता है। डीजल पे बिकता था 45 रुपए प्रति लीटर, वो डीजल आज 90 रुपए प्रति लीटर पे बिक रहा है सर। गैस का सिलेंडर 400 रुपए का मिलता था बाजार में 2014 में जब इनकी सरकार आई थी। आज वो गैस का सिलेंडर 1100 रुपए का हो गया सर, 1100 रुपए का। दूध 1 लीटर 36 रुपए का मिलता था, दूध आज 60 रुपए प्रति लीटर हो गया है। और सर सीएनजी 40 रुपए प्रति यूनिट प्रति केजी मिला करती थी, आज वो सीएनजी 80 रुपए प्रति यूनिट मिलती है सर। कि बड़े बड़े उद्योगपतियों के, अपने दोस्तों के बड़े बड़े लोन्स इन लोगों ने माफ कर दिए। 74,000 रुपए का कर्जा आज देश के हर किसान के सर पर है सर। अगर किसान अपना कर्ज का भुगतान नहीं करता तो उसके नाम के नोटिस चिपकाकर किसान की बदनामी करती है ये सरकार। और बड़े बड़े उद्योगपति जो लाखों करोड़ रुपए डकार गए, उन्हें बिजनेस क्लास में बिठा के देश से रवाना करती है सर ये सरकार। सर, राघव चड्ढा ने जिस तरह आरोप लगाया, उनके बातों में सच्चाई दिख रही है, क्योंकि उन्होंने किसान का आवाज उठाए है। जो किसान हमारे देश के लिए अनाज पैदा करते हैं, जीने के लिए हर घर में चावल रोटियां पहुंचाते हैं, वही किसान के ऊपर नरेंद्र मोदी की सरकार 74,000 का कर्ज माफ नहीं कर पा रही है। यह किस तरह की सरकार है और किस तरह की न्याय है, जबकि यही मोदी सरकार विजय माल्या, नीरव मोदी जैसे लोगों को हजारों करोड़ों रुपए कर्ज देकर बिजनेस क्लास में बैठाकर देश से बाहर भेज रही है। और हमारे किसान भाई गरीबी में मर रहे हैं। आप लोग राघव चड्ढा के बात से सहमत है कि नहीं, कमेंट में बताइए। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर में। जिस तरह से नरेंद्र मोदी देश में हिंदू मुस्लिम के बीच तर्क वितर्क करते हैं और जाति धर्म के नाम पर लड़ाइयां लगवाते हैं, यह तो आप लोग जानते ही हैं। इसी को लेकर रागिनी सोनकर ने योगी आदित्यनाथ को ऊंची आवाज में सुनाते हुए कहती है कि क्या होगा अगर देश में भगवा से मुसलमान लिख दिया जाए और हरे रंग से हिंदू लिख दिया जाए। अर्थात रागिनी सुनकर का कहना है कि वह हिंदू मुस्लिम को एक कर दे तो क्या होगा। उनकी सजा योगी आदित्यनाथ को उंगली दिखाते हुए कहती है और नारा भी लगती है कि जय संविधान, जय भारत। अरे सुन तो लीजिए, अरे हिम्मत तो रखिए, अरे सुन तो लीजिए। मैं यही कहना चाहूंगी कि क्या मैं मुजरिम कहलाऊंगा, क्या मैं मुजरिम कहलाऊंगा, क्या होगा
इस्लाम बता। और मैं यही बताना चाहूंगी कि क्या इल्जाम होगा मेरा अगर मैं हरे रंग से हिंदू लिख दूं और भगवे से इस्लाम बता। यही जो आप चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं, यही मेरा इल्जाम होगा। और ये कह दो कि हम सब एक हैं, तो क्या होगा अंजाम मेरा, क्या होगा अंजाम मेरा। संविधान की जय, भारत माता की जय, जय भीम, जय समाजवाद। संविधान की जय, भारत माता की जय करते हुए रागिनी सोनकर जिस तरह से संसद में बवाल मचाई, अगर 100 बार तालियां भी हम लोग बजाते हैं कम पड़ जाएगा। उन्होंने कहा कि यही बीजेपी की सरकार है जो हिंदू और मुसलमानों को लड़ाना चाहती है, और हम एक हैं जो कि सबको मिलाने की कोशिश करते हैं क्योंकि हम सभी एक हैं। रागिनी सोनकर का यह भी आरोप है कि मुसलमान हिंदू अलग नहीं है, सभी एक हैं और एक करना चाहती हूं। मोदी सरकार मुझे जो भी सजा दे। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर में। जब अमेरिका में चुनाव होता है तो वहां पर मोदी जी जाते हैं और कहते हैं, मेरा दोस्त डोनाल्ड ट्रंप, अब की बार ट्रंप सरकार, नरेंद्र मोदी ट्रंप की तलवार चाटने की काम करते हैं, लेकिन ट्रंप बदले में पाकिस्तान का साथ देता है और भारत पर अटैक करवाता है, तो वही भारत पर टैरिफ लगाता है, जिसकी वजह से अमेरिका से 200 भारतीय लोगों को निकाला गया और मोदी ट्रंप की तलवे चाटते हैं। इसी के विरोध में शक्ति सिंह ने हुंकार भरते हुए मोदी सरकार को नकारा है और देश के हित में बहुत अच्छी बातें कही हैं। चलिए पहले खबर को सुनिए। अमेरिका में चुनाव चलता है और वहां जाके कहते हैं अब की बार ट्रंप सरकार। आज 220 इंडियंस को वहां से निकाल के वापस भेजा, सबसे ज्यादा उसमें मेरे गुजराती है। जाइए, आ गई आपकी सरकार, बचा लो उसको। जब जम्मू कश्मीर में जाते हैं देश के गृह मंत्री कहते हैं सरकार बना दो हमारी, ईद और मुहर्रम पे मुफ्त में गैस सिलेंडर देंगे। अरे भैया, गुजरात में तो कब से बनाए हुए हैं, दे दो रामनवमी पे, दे दो जन्माष्टमी पे मुफ्त का सिलेंडर, वहां क्यों नहीं देते हो भाई? क्या हमें जरूरत नहीं है? दूसरा कहता है तो कि रेवड़ी बांट रहे हो। तो वोट के लिए आपको कुछ भी करेंगे। जम्मू कश्मीर में पहले कहा बाप बेटी ने बहुत लूटा, फिर बाप के साथ भी सरकार बनाई, बेटी के साथ भी बनाई, और जब देश में दिक्कत लगी चुनाव जीतने में तो बिना तलाक बोले तलाक भी कर दिया। शक्ति सिंह का बड़ा आरोप है कि देश में मोदी की सरकार चुनाव जीतने के लिए, वोट पाने के लिए ये लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं। यही लोग हैं जो कश्मीर में जाते हैं तो कहते हैं ईद और मुहर्रम पर मुफ्त में ईंधन बांटेंगे, लेकिन देखा जाए तो गुजरात और असम में भाजपा की सरकार है, लेकिन यहां किसी त्योहार में भाजपा की सरकार ईंधन नहीं बांटती है, जिससे साफ साफ पता चलता है कि ये लोग सिर्फ वोट के लिए जुमलाबाजी करते हैं। शक्ति सिंह ने देशवासियों की आंखें अब खोल दिए हैं, इनके बातों से हम लोग सहमता के साथ हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर में। लखनऊ में एसटीएफ ने आलू की बोरियों में भरकर बिहार ले जाई जा रही भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब बरामद की है। इस मामले में एक तस्कर को गिरफ्तार किया गया है जो हिमाचल प्रदेश का रहने वाला है। पूछताछ में उसने बताया कि शराब चंडीगढ़ से लाई जा रही थी और बिहार के विभिन्न जिलों में पहुंचाई जानी थी। गिरोह के सरगना की तलाश जारी है। बढ़ते हैं अगली खबर में। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण पर विपक्ष ने संसद में प्रदर्शन किया। सांसदों ने ऑक्सीजन मास्क पहनकर सरकार के खिलाफ नारे लगाए। सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी सरकार पर निष्क्रियता का आरोप लगाया। विपक्ष ने वायु प्रदूषण को राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपातकाल घोषित करने और तत्काल चर्चा की मांग की। उनका कहना था कि सरकार केवल समितियां बना रही है, जबकि प्रदूषण गंभीर बीमारियों का खतरा बढ़ा रहा है। बढ़ते हैं अगली खबर में। पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के धार्मिक स्थलों की स्थिति चिंताजनक है। एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार 1867 हिंदू मंदिरों और सिख गुरुद्वारों में से केवल 37 ही चालू है। संसदीय समिति ने अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए संवैधानिक वादों को पूरा करने का संकल्प लिया है और धार्मिक स्थलों की सुरक्षा के लिए तत्काल कदम उठाने की सिफारिश की है। बढ़ते हैं अगली खबर में। चीन ने गिरती जन्म दर को देखते हुए एक बड़ा फैसला लिया है। जनवरी 2026 से कंडोम और अन्य गर्भनिरोधक उत्पादों पर 13% वैट लगेगा। 32 साल बाद यह टैक्स लगाया जा रहा है, जिसका उद्देश्य जन्म दर को बढ़ाना है। जनसंख्या में लगातार गिरावट को देखते हुए सरकार ने यह कदम उठाया है।